नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 23 दिसंबर 2022 का आपके पेपर हो रहे हैं। इससे पहले साइंस का पेपर का सॉल्यूशन देखा था, नहीं देखा हो साइड बाय बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा मैथ का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, एक घटना की प्रायिकता आपको दे रखी है 4/7। इसका प्रतिकूल संवेगानुपात आपसे पूछा गया। देखिए, कोई भी जो ये प्रायिकता होती है ना, इसमें जो भी ऊपर आपको यहाँ 4 नंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि अंश जिसको हम कहते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं ये आपकी अनुकूल के अंतर्गत आती हैं। कौन से में आती हैं? ये अनुकूल में। और जो बटे में होती हैं आपकी, वो आपकी कुल में आती हैं। ये जो होती हैं वो आपकी कुल में आती हैं, यानी टोटल में। और जो प्रश्न में पूछा गया प्रतिकूल संवेगानुपात, उसका प्रतिकूल संवेगानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कैसे हम लिखेंगे, तो ऊपर लिख देते हैं। 1 मिनट आपको समझाने के लिए। प्रतिकूल संवेगानुपात में साज है इससे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रतिकूल धारा आपकी ऊपर रहती हैं, जो भी प्रतिकूल घटना होंगी वो ऊपर आपको रहेंगी, और जो अनुकूल होंगी वो नीचे आ जाएंगी बटे में। अनुकूल वाली जो है वो बटे में आ जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, अनुकूल तो हमें पता है 4 हैं, प्रतिकूल कैसे निकालेंगे? तो प्रतिकूल घटनाएं जो होती हैं वो आपकी इसी से ही घटा करके निकलती हैं, क्योंकि जो टोटल होगा उसमें आपका प्रतिकूल भी होगा अनुकूल भी होगा। जो कुल होगा ना टोटल, इसमें आपका प्रतिकूल भी होगा और आपका अनुकूल भी होगा। और कुल हमें ऑलरेडी 7 दे रखा है, हमने इसकी जगह 7 रख दिया। प्रतिकूल में आपकी हमें नहीं पता है, तो प्रतिकूल की जगह प्रतिकूल रख दिया। अनुकूल आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4 रख दिया। अब प्रतिकूल निकालेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है 4 उधर चला जाएगा। तो प्रतिकूल निकालेंगे तो आपका 7 में से 4 घट जाएगा, यानी कि आपको 3 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से प्रतिकूल 3 मिल गया, अनुकूल 4 हमें दे ही रखा था, यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देंगे तो आपका प्रतिकूल ऊपर रहेगा, 3 ऊपर रहेगा, बटे में आपका 4 रहेगा, तो 3:4 पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी तो आप डायरेक्ट ही देखकर ही 3:4 के साथ जा सकते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर दोनों जो इसमें जो समीकरण दे रखे ना, फॉर्मूला ही वही वाला लग जाएगा जो बताए थे, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से 6 पॉइंट पर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा है, थीटा कह लीजिए ए कह लीजिए, एक ही बात है। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए लिख दें, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ए करके लिख देते हैं, इसके बराबर जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अगले में देखिए, इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेम इसमें भी फॉर्मूला आपका होता है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिख दें, और यहाँ प्लस रहता है पर इनमें माइनस रहता है, साइन कॉस 10, यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए और बराबर में 1। ये 10 स्क्वायर ए अगर उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के। इस तरीके से ये फॉर्मूला, यहाँ पर जो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए के बराबर हम इसे लिख सकते हैं। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है, आपको पता है लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है, साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कॉसेक। तो यहाँ पर देखिए साइन कॉस, कॉस यहाँ आ रहा है, साइन कॉस 10 कॉट सेक, सेक यहाँ आ रहा है, यानी कि ये एक बट्टे के फॉर्म में होते हैं, यानी इस सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड में इस सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन में जो है लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए बदल जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए।
इस तरीके से। ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी है, कट जाएगा तो क्या बचा, केवल और केवल 1 बचा। अब इन्होंने सीधे यहाँ पर 1 आंसर नहीं दिया, इन्होंने इनकी वैल्यू दे रखी है। अब बताइए किसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। थर्ड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन 90 में 0 30 45 60 90 होती है। मैंने आपको सारे मान बताए थे, ये सारे फॉर्मूले बताए थे। त्रिकोणमिति का अलग से वीडियो आप देखिए जा करके, एक एक चीज बताई थी। अगला देखते हैं। तो प्रश्न आपका है 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर नाप के घनाभाकार आपका गिफ्ट के पैकेट हैं, उनको पूरा पूरा आपको ढकना है। न्यूनतम कपड़ा कितना चाहिए होगा, न्यूनतम कपड़ा मतलब समझ रहे हैं, घनाभाकार आकृति के लिए तो घनाभ का पूरा पूरा एरिया ढकना चाहिए। उसके लिए हम क्या देंगे, टोटल का पूरा पृष्ठ, यानी कि जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का क्या होता है, वही हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं। इसका जो प्रश्न है एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा आपसे कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे करके भी आता है। तो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुणे लंबाई, ये LB क्या है लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ऐसे करके। अब सब मान इसमें रख दीजिए। तो 2LB क्या है 5, या सीरियल से भी इधर से भी रखते चलिए तो कोई आंसर पर असर नहीं पड़ेगा। 3 गुणे 4 और उसके बाद प्लस 4 गुणे 5, फिर प्लस और ये 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। तो गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 4 = 20 प्लस 5 × 3 = 15। जोड़िए 12 20 और 15 47 होगा। 2 गुणे 47 कितना होगा, 2 गुणे 47 हो जाएगा 94, 94 वर्ग मीटर। ये वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका बहुविकल्पी। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया, अंडर रूट में 2n बराबर की 64 के है तो n का मान क्या होगा। तो 64 को देखिए आप किसके रूप में लिख सकते हैं, 2 के कितने गुणज के रूप में। तो 2 × 2 = 4 होता है, गुणे 2 करेंगे 8 होता है, और गुणे करेंगे तो 16 होता है, और एक और बार करेंगे तो 32 होता है, और एक और बार करेंगे तो 64, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार आप इसको लिख सकते हैं। यानी 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात आप 6 लिख सकते हैं। और बराबर में तो है ही आपका अंडर रूट में 2n करके। अब आपको पता है, मैंने बताया कि रूट में जब भी कोई वैल्यू होती है तो उसको हम घातांक में 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात जो है n/2 कर सकते हैं, पावर में n/2, क्योंकि ये जो ये रूट में वैल्यू लगी है ना, ये घातांक में जब आप ले जाते हैं तो 1/2 में आ जाता है। तो 2 की घात n/2 के बाद किसके बराबर हो जाएगा, 2 की घात 6 के बराबर हो जाएगा। आधार दोनों में बराबर हो गए, यानी n/2 की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी 6 के। n का मान निकालेंगे, 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना कितना होता है 12 होता है, तो n का मान 12 आ जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज जो है इसके विकर्णों के आधार पर एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका चित्र बनाकर कर लीजिए, उसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है D1 D2 जो होते हैं इसके विकर्ण होते हैं। तो D1 का जो है स्क्वायर प्लस D2 का जो है वो स्क्वायर, और ये बराबर होता है 4a स्क्वायर के। ये जो a आप देख रहे हैं यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसका परिमाप का सूत्र होता है ना वो आपका होता है 4a। परिमाप जो सूत्र होता है ना वो इसका होता है 4a। तो यहाँ पर अगर आप देखिए D1 D2 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ 8 दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और बराबर में 4a स्क्वायर। 64 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 4 इधर दे रखा है ये बटे में आ जाएगा, तो 100/4 कितना होगा 25 के होगा, यानी कि 25 बराबर जो है वो a स्क्वायर के होगा। अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में लगेगा, तो a की वैल्यू यहाँ से आपको 5 पता चल गई, ये a की वैल्यू 5 पता चल गई, यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए। तो 4 × 5 रख देंगे तो 5 × 20 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा फॉर्मूले के आधार पर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप चित्र को भी बना करके कर सकते हैं। जैसे एक समचतुर्भुज है, इसको थोड़ा सा नीचे
हाँ, यहाँ पर बताते हैं। एक समचतुर्भुज है इस तरीके से आकृति, और इसमें क्या कह रहा है, विकर्णों की लंबाई, विकर्ण आपके ये होते हैं, इनकी लंबाई 8 और 6 दे रखी है। तो अगर ये पूरी 8 है तो इसको आधा करके आप ऊपर 4 नीचे 4 करके कर सकते हैं, और इसमें जो दूसरा विकर्ण है 6 6 है तो इसको 3 3 करके बांट सकते हैं ऐसे करके। अब इस स्थिति में आप देखेंगे तो आपको दो भुजाएं पता चल गई। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, जिसमें एक भुजा इधर वाली 4 है, इधर वाली 3 है, तो ये इधर वाली निकाल सकते हैं। जानते हैं पेयर बनता है ना 3 4 5 का, तो ये भुजा आपको 5 पता चल गई। वही तो हमने एक ही वैल्यू यहाँ से निकाली है। जब एक 5 पता चल गई तो चारों ही 5 5 ऐसे निकल आएंगी, 5 5 5 5, तो चारों का टोटल 20 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, तो बाकी फॉर्मूला से आप आसानी से भी कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। टोटल बहुविकल्पी में कितने सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो यहाँ पर ये शायद किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुका है कि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर था, गड्ढे की गहराई, फोर्थ सेमेस्टर के किसी पेपर में आया था। देखिए, घनाकार आकृति की बात कर रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आप जानते हैं भुजा क्यूब होता है, और उसका मान ही तो यहाँ पर आपको दे रखा है। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब की, यही कह रहे हैं ना, प्रश्न में ही कह रहा है घनाकार गड्ढे का आयतन ही है 13.824, यानी आयतन की जगह आयतन रख दीजिए 13.824, और बराबर में भुजा क्यूब। तो यहाँ से अगर आप भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये क्यूब रूट उधर चला जाएगा, यानी भुजा की वैल्यू, जो भुजा की वैल्यू है ना, यही एक्चुअल में गड्ढे की गहराई होगी। क्योंकि अगर आप एक घनाकार आकृति को बनाकर देखेंगे, एक घन को बना करके देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति जो है वो बनती है। अब इसमें जो ये गहराई होगी ये इसकी एक भुजा ही तो होगी, यही चीज यहाँ पर केवल आपको समझनी थी। यहाँ भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 13.824, इसको केवल आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए करना क्या था, दशमलव को आप हटाइए, बटे में लगाइए 3 जीरो, 1 2 3, 13,824 का कर लीजिए सीधे सीधे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो ये 24 का क्यूब होता है, और ये क्यूब लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपको, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया 24 का क्यूब रूट है, आपको कैसे करना था, आपको 13,824 का एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने के बाद तीन तीन के जो पेयर बनते ना उनको बाहर निकाल लेना था, उनको गुणा करके, तब आप पहुंच जाते हैं यहाँ तक। तो कहने का मतलब है 13,824 को लिख सकते हैं 24 गुणे 24 गुणे 24, और बटे में तो आपका है ही ऑलरेडी 1,000, तो बटे में आपका 1,000 है, तो इसको भी 10 गुणे 10 गुणे 10 करके लिखिए। वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो जब लिख ही देते हैं ताकि आपको समझा भी सके साथ में, तो 3 बार ऐसे लिख सकते हैं। क्यूब रूट आपको ऑलरेडी लगा ही हुआ है। जब आपको पता है क्यूब रूट लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि जो 24 है वो बाहर जब निकलेगा तो केवल एक बार बचेगा, तो बाहर 24 बचेगा, बटे में आपका 10 आ जाएगा। इस 10 जीरो को काटेंगे तो 2.4, आंसर क्या हो जाएगा 2.4। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, गड्ढे की गहराई क्या होगी, तो मीटर में है ना वैल्यू, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2.4 मीटर में। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो जो भी प्रायिकता होती है ना सबसे पहले लिख लिया करिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो दो सिक्के उछाले जाएंगे तो कौन कौन सी प्रायिकता आ सकती है। दोनों सिक्कों में ऐसा हो सकता है एक दोनों पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, एक हो सकता है कि एक में हेड और एक में टेल आए, एक में हो सकता है एक में टेल आए और एक में हेड आए। कह रहा ऊपर शीर्ष ना आए, मतलब ऊपर हेड ना आए, ऐसे की संभावना क्या होगी। परसेंटेज में पूछ रहा है, पहले आप देखिए ऊपर हेड ना आए, इसमें हेड आया है, इसमें आप देखिए तो दोनों में जब टेल आया ना तब आपका हेड नहीं आया है, यहाँ पर भी हेड आया है, यहाँ पर भी आया है। तो इन चारों में से टोटल जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल आपकी 4 संभावनाएं होती हैं। तो इनमें से केवल एक है जिसमें आपको ऊपर शीर्ष नहीं आ रहा है, यानी कि आपकी जब प्रायिकता की बात होगी तो क्या हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगी। क्लियर है, 4 में केवल एक बार आया। अब इसी को ही परसेंटेज में ही तो पूछा गया था। एक चौथाई आप जानते हैं 25% होता है, जिनको नहीं निकालना आता है वो 100 से गुणा कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो 25% आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो इसमें आपको ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, साइन 60
यानी साइन ए की वैल्यू का मतलब है, समझ रहे, इसी का 60 का मान यहाँ रख के निकालना है और साइन ए माइनस कॉस ए का मान निकालना है। तो कुछ नहीं आपको करना था, जो फॉर्मूला आपको मतलब जितने भी मान बताए थे ना उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। साइन 60 माइनस कॉस 60, क्या करना था, ए की वैल्यू केवल और केवल यहाँ रख देनी थी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैंने कहा था ना केवल साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, साइन से कॉस की निकल आती है, कॉस से आपकी टेन की भी निकल आती है, टेन से आगे की भी निकल आती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 है, √3/2 रख दीजिए, माइनस कॉस 60 की कितनी होती है, तो यहाँ अगर √3 है 2 होती है, इसकी 1/2 होती है, कॉस 60 की तो 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम 2 जो है ले लीजिए, यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा, 2 एक अन्नम है तो ऊपर √3 रहेगा और -1 भी ऐसे रहेगा। आंसर आपका √3 - 1 अपॉन में 2, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, x² - x - 6 के गुणनखंड आपसे पूछे गए हैं। गुणनखंड करने का प्रोसीजर वही रहता है कि आपको ये देखना होता है बाहर वाला जो नंबर है बीच वाले को आप इस तरीके से ब्रेक करें कि गुणा करने पर आपका 6 है और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली वैल्यू है। यानी x² - x - 6 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो x² को आप ऐसे रहने दीजिए, इस -x को आप क्या लिख सकते हैं, 2x में -3x करके, क्योंकि माइनस में है ना तो माइनस के अकॉर्डिंग ही आप चलाएंगे। 2x को पहले क्यों रखा, क्योंकि यहाँ माइनस में वैल्यू है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट में आप इसको लेकर के पहले इसको एक साथ जो है ब्रैकेट में रख करके 3x - 2x रखें, फिर ब्रैकेट को खोल लें, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, 2x - 3x और माइनस में 6। अब यहाँ पर जो x है वो कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा, डबल वाला हमने धोखे से कॉमन ले लिया, एक बार x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा केवल, प्लस यहाँ पर केवल और केवल 2 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। x - 3 आपका अलग हो जाएगा और x + 2 आपका अलग हो जाएगा। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल आपको 480 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो सीट का परिमाप। तो जो प्रश्न में कह रहा है आयताकार सीट का क्षेत्रफल है, चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। और यहां पर प्रश्न में आपको देखिए क्षेत्रफल ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है, तो 480 इसकी जगह रख दीजिए। लंबाई आपको निकालनी है, लंबाई की जगह लंबाई रहने दीजिए। चौड़ाई आपको 12 दे रखी है, 12 रख दीजिए। लंबाई जब यहाँ से निकालेंगे तो ये 12 जो है इस 480 के बटे में चला जाएगा, यानी लंबाई यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, 480 और बटे में आपका 12, और इसको काटेंगे तो 12 इतनी बार में, 4 बार में 12 चौक 48 होता है ना, तो 40 सेंटीमीटर आपको लंबाई निकल के आ जाएगी। अब प्रश्न में आगे पूछ क्या रहा था, सीट का परिमाप। आप जानते हैं ये आयताकार सीट की बात की जा रही है, यानी कि आयत का परिमाप की ही बात कर रहा है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पर आपको 2 लंबाई पता है, कितनी निकाली जो हमने 40, चौड़ाई पता है प्रश्न में ही दे रखी थी 12, तो 12 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेना है, 40 और 12 कितना होगा, 50 और 52, और 52 दूना होता है 104, तो 104 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारा अति लघु। एक वृत्त की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो प्रश्न में परिधि दे रखा है, परिधि का फॉर्मूला वृत्त की परिधि का होता है 2πr बराबर में 22 सेंटीमीटर दे रखा है। आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको बटे में ले आइए, तो 22 और बटे में आपका 2π। ये पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 होती है, यानी अगले स्टेप में आप देखिए तो 22 रहेगा, पाई 22 रखेंगे तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर आ जाएगा, तो गुणे में 7 आ जाएगा, और बटे में 2 ऑलरेडी था और 22 आपका आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू 22 रखी है, 7 ऊपर चला गया, इस 22 से ये 22 कट गया,
7/2 आपका बचा। तो या तो पॉइंट में निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि r का मान 7/2 होगा और 7 का आधा होता है, 3 दूना 6 होता है, यानी 3.5 हो जाएगा आपका। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी थी। सभी हमारे अति लघु हुए। बढ़ते हैं लघु त्रिप्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर लघु त्रिप्रश्न के लिए इतना स्पेस नहीं है, हम क्या करते हैं अलग से आपको इस प्रश्न को लगा करके उस अलग से पेज पर जो है वो बताते हैं। तो ये हमने अलग से पेज पे क्वेश्चन को लगा दिया, यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन हम मिलेगी। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक शंकु को हम बना लेते हैं। ये शंकु की आकृति की होती है ना, टोपी आकृति जिसको हम कहते हैं। तो शंकु की आकृति में आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं, ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रखी है और इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। त्रिज्या आपको दे रखी है आर कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या लिख ली। और प्रश्न में आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो होगी, शंकु की जो टोपी वाली आकृति होती है ना, कुछ इस तरीके से आपकी होती है। यानी ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये आपको दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है यहाँ तक। आपको ये जो लंब वाली आकृति है ये आपको निकालनी है और इसके लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम देखिए तो ए बी सी करके नाम दे दे तो ए सी का मान आपको निकालना है यहाँ पर। इसको हम एच के नाम से दर्शा सकते हैं, ऊंचाई। तो h का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और बटे में आधार का स्क्वायर, बटे में नहीं प्लस में। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो किस आधार पर आएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, सीधे सीधे लिख दें वरना फिर कंफ्यूज होंगे आप। 10 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब h का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एच स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए। ये 10 स्क्वायर जो है इसको उधर ले जाइए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 100 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा आपका 64 और एच की वैल्यू जब निकालेंगे 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 यहाँ से मान सेंटीमीटर में आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें ऊंचाई पता चल गई। प्रश्न में शंकु का आयतन पूछा गया था। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका जो है वो फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हम सारी वैल्यू रख देते हैं। 1/3 को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई की वैल्यू आप जो है 22/7 रख लीजिए और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू प्रश्न में 6 × 6 दे ही रखी है और एच की वैल्यू जो है आपको निकाली थी यहाँ से हमने ऊपर 8 यहाँ पर दे रखी है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इस 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, गुणा करेंगे तो 2112 करके आएगा। 2 1 1 2 और बटे में आपका 7 और आंसर आएगा इसका 301.72 सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन। चलिए वापस से हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका जो था, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था एक ना एक क्वेश्चन ये हर साल ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं मोड़ कर वाला, कि नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज की लंबाई का निर्देश मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है, बेलन का आयतन। तो इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, जिसने भी पेपर बनाया ना, पेपर बनाने की उसे तमीज 1% की नहीं होगी। इसने क्या किया है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसका लेवल, अति लघु का लेवल, लघु मतलब कुछ सोचा नहीं कि उसे 1 घंटे में का पेपर बनाना है। पेपर को ऐसे नहीं बनाया जाता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया कैसे भी उठा के रख लिया। आपको एक क्रम देखना पड़ता है कि कौन सा इजी है। अब इसको 1 घंटे में कौन कर पाएगा इस पेपर को, आप खुद से बताइए। मुझे नहीं लगता 1 घंटे का 1% भी ये पेपर था। मुश्किल से मानकर चलिए 1.5 घंटे से आपको अधिक समय इसमें लगेगा, क्योंकि चीजों को समझना पड़ता है, फिर उसको करना पड़ता है। हाँ, जिसको आता है उसके लिए हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पर हर चीज का एक लेवल देखा जाता है ना, कि बच्चे कितना कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हर तरीके के क्वेश्चन, हर तरीके के छात्र परीक्षा देता है। तो ये फिर
मेरे अकॉर्डिंग पेपर का थोड़ा सा समय और होना चाहिए, या तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है मान के चलिए 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, अगर आता है तो आप इसको 5 मिनट में भी कर ले जाएंगे, पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 11 सेंटीमीटर जो है और लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज जो है इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है और दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाया जा रहा है, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ये तो विमाएं हैं 11 × 4 कागज के आयताकार टुकड़े की, जब आप मोड़ेंगे ना तो जो बेलन होगा उसकी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर की। मैंने आपको एक चीज बताई थी और उसको अगर आपने ध्यान रखा होगा कि जब एक आयताकार कागज के टुकड़े को मोड़कर आप एक बेलन बना लेते हैं ना, तो कागज का जो आयताकार टुकड़ा होता है इसकी जो लंबाई होती है वो बेलन के आधार की परिधि बन जाती है और जो चौड़ाई होती है वो बेलन की ऊंचाई हो जाती है। तो वही चौड़ाई को हमने क्या कर दिया है, चौड़ाई को हमने बेलन की ऊंचाई बना दिया है। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि की। तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है वो वृत्त की परिधि होती है और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी आता रहे। देखिए बेलन जो होगा उसका जो आयतन होगा वो होगा आपका πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। तो मैंने बताया कागज का जो आयताकार टुकड़ा है ना इसकी लंबाई बेलन के आधार की परिधि बन जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है यही आपकी इस बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी, यानी बेलन के आधार की परिधि। मैं लिख इसीलिए पूरा पूरा रहा हूं ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ भी सकें। आधार की जो परिधि होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। और जब 2 पाई आर की वैल्यू आपको आधार का मैंने फॉर्मूला बताया ना वृत्त की परिधि वाला, तो 2 पाई आर की वैल्यू अगर आपको 11 दे रखी है तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर को ऐसे ही रहने दीजिए और बराबर में आप 11 रख दीजिए। अब यहाँ पर आर को एक तरफ रखिए, 7 को उधर ले जाइए, तो आपका निकल के क्या आएगा, आर बराबर 11 मल्टीप्लाइड में आपका 7 और बटे में आपका 2 × 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 11, 11 × 2 = 22 और 7/2 आपका केवल बचेगा। क्या बचा, आर की वैल्यू 7/2 और ये वाला 2 इधर और बचा है, यानी गुणा हो जाएगा तो 7/4 बचा। तो हम इसको यहाँ पर रफ करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस भी बना रहे। 7/4 जो आपका निकल के आया ना, हम वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि आर की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी प्राप्त हो गई, 7/4 डायरेक्ट हमने लिख दिया और सेंटीमीटर में। अब बेलन के आयतन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने पाई r² h यहाँ लिखा है ना, वो अब लगा लेते हैं। तो बेलन जो है इसका आयतन, प्रश्न में देखिए यही पूछा गया था, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आयतन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन का फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं, 22/7, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 7/4 और स्क्वायर भी लगाए तो 7/4 गुणे 7/4 और h की वैल्यू कितनी है आपकी, h की वैल्यू प्रश्न में हमने ऊपर देखे लिखा है बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 4। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करेंगे वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 से ये वाले 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 22/7 और बटे में 4, 22/7 कितना होगा, 154 होगा और बटे में 4 होगा, यानी कि 154 बटे में आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दशमलव में आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना था, यानी आयताकार कागज के टुकड़े से बने बेलन का आयतन आपका हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 14 अगर आप देखेंगे तो संचयी बारंबारता जो है माध्यिका ज्ञात करनी। ये तो आप सारणी बना देंगे, जैसे बताया था ना, पद का नाम, बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता में जोड़कर एक एक नंबर लिखते जाते ना, वही इसमें सेम तरीका अपनाना था, माध्यिका ज्ञात करनी थी।
तो इसको आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट 15 कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 99 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं कि आपको क्या करना होता है, इसका आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। एचसीएफ जो निकालते हैं ना भाग विधि से, उससे क्या होगा, उससे ये पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचेगा। लास्ट में जो शेषफल आपका बचता है ना, उतना ही एक्स्ट्रा होता है। अगर आप उसको घटा दें तो वही आपका क्या हो जाता है, जो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी वो पता चल जाएगी कि वो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो 441 का जो है स्क्वायर अगर आप देखिए तो 441 गुणे 441 ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 194481, इसके बराबर होता है। प्रश्न में क्या कह रहा था, 194 और 499, यहाँ कितना है 481 है। यानी इस 499 में अगर आप इस 481 को घटा दें तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। यानी यही तो आपसे पूछ रहा था कि इतना आप घटा दें कि भागफल आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर इस नंबर में से अगर आप 18 को माइनस कर दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, 441 का पूर्ण वर्ग है। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, समझा दिया कि करना कैसे होता है। केवल आपको इसका क्या लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है भाग विधि से। जो भाग विधि से जब आप एचसीएफ लेते हैं इसका, तो लास्ट में जो शेषफल बचता है वही ये शेषफल बचेगा यहाँ पर, जो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। ये शेषफल अगर आप उसमें से घटा दें नंबर में से तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी कि ये किसका पूर्ण वर्ग है। तो वही प्रश्न यही तो पूछा था, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर भागफल पूर्ण, तो 18 अगर घटा दें तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको जो गुणनखंड दिया गया है ना, ये गुणनखंड इन्होंने थोड़ा सा कठिन दिया है क्योंकि ये गुणनखंड आपको नॉर्मल सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए 15 गुणे 12 करके देखेंगे तो 11 के फॉर्म में कटेगा नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो फॉर्मूला होता है ना, वो लगाना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम अलग से लग करके बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, श्रीधराचार्य वाला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। ये एक्चुअल में यूज उसके लिए किया जाता है जहां पर आप देखिए गुणनखंड नॉर्मल तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो एबीसी का कंपैरिजन है ना, ये ऊपर वाले जो फॉर्म दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके आपको मेन यहाँ पर एबीसी का फॉर्मूला, एबीसी जो है इसको कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू यहाँ पर समझनी रखनी है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग में 11 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू बराबर में माइनस का 11, और ऑलरेडी वहां पर माइनस में वैल्यू है ना, तो ब्रैकेट में रखिए फिर इसको, क्योंकि प्रश्न में ही -11x है ना, तो ये तो माइनस में आपको इन्होंने दे दिया है, माइनस में रखिए। और प्लस माइनस रहता है आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आपका 11 ही है और वो भी माइनस में है, तो माइनस का 11 और स्क्वायर माइनस बी के बाद क्या है ए की वैल्यू कितनी है 12 है, यानी कि 12 ए सी, ए का मतलब कितना है, अच्छा ए भी 12 है और 12 तो है ही है ऑलरेडी, यानी 12 गुणे 12 हो जाएगा। नहीं 12 क्यों, 4 होगा ना, हमने गलती से 12 क्यों रख दिया, 4 गुणे 12 और गुणे में आपका सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 15 के बराबर। इससे ऊपर वाले से कंपैरिजन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला जो रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और वो वैल्यू माइनस में दे रखी है ना, तो माइनस में ही रखेंगे, माइनस में आपकी वैल्यू 15, और बटे में आप क्या रखेंगे 2a रखेंगे, तो बटे में आपका 2 गुणे में a की वैल्यू कितनी थी 12 थी, 12 थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से ये वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका 11 और प्लस माइनस वाला ऐसे रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट सॉल्व करने पर 29 आएगा, ये अंडर रूट भी लगा हुआ है, सब निकाल करके मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, इतना स्पेस यहाँ पर कम है, 29 आएगा, और बटे में आपका क्या आएगा 12 दूना 24, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, प्लस माइनस में हमेशा ये जो आप देखते हैं ना 20 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में रहता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, एक कंडीशन ये प्लस वाली हो सकती है और दूसरी कंडीशन हो सकती है 11 माइनस 29 बटे 24 वाली।
और ये दोनों x की वैल्यू ही है, यही हमसे पूछा ही गया था। ये दोनों x की वैल्यू है। अब देखिए 11 में 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा जाकर, और बटे में आपका 24 है, यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ थोड़ा छोटा कर दें, जगह कम बचेगी, 11 + 29 और बटे में आपका 24। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 40 बटे में 24। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 11 - 29 बटे में आपका 24, और यहाँ कितना आएगा, 29 में से 11 घटाएंगे तो 18 बचेगा, और माइनस में वैल्यू होगी, और बटे में आपका 24 होगा। ये आपकी वैल्यू माइनस में होगी। अब इसको काटेंगे किससे, इसको काटेंगे 8 से, काट लीजिए, 8 × 3 = 24, 3, और 8 × 5 = 40, 5 बटे 3 एक वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी देखिए कितनी आएगी, ये आ जाएगी 6 से, काट दीजिए, 6 × 3 = 18, यानी माइनस का 3 और 6 × 4 = 24, 4, यानी -3/4 एक वैल्यू आएगी, एक 5/3 आएगी। यही आपके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। तो मैंने कहा ना कि ये सब में थोड़ा सा सोचने में, करने में, कैलकुलेशन में समय लगता है। पेपर बनाने वाले ने ये सब ध्यान नहीं दिया है, इतने कम समय में इतनी सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। अब बाकी यदि आपको लगता है टाइम सफिशिएंट था तो कमेंट में बता सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम सफिशिएंट नहीं था। अगला प्रश्न 17 पूछा गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र दोनों की आयु पूछी गई थी, आयु पर आधारित, इसलिए हमने पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो देखा था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक्स मान के बहुत से क्वेश्चन इस पर बेस्ड करा है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर लें। तो पिता की जो एज यहाँ पर आएगी वो आएगी 50 साल। देखिए मैं आपको इसको, जो प्रश्न में शर्तें दे रखी ना, वो वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। प्रश्न में कह रहा है 5 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा पुत्र की कितनी आएगी वो, अच्छा आप खुद ही अभी पता चल जाए। देखिए 5 साल पहले पिता की आयु क्या रही होगी, पुत्र की 3 गुनी। तो 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो 45 साल पिताजी इनके रहे होंगे, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, और 5 साल पहले 45 साल के रहे होंगे। तो कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र कितना, इसका 3 गुना कितना होगा, 15 × 3 = 45 होता है, नहीं पुत्र जो होगा वो 15 साल का रहा होगा। अभी तो ये 3 गुना रहे होंगे, अब 5 साल इधर आगे बढ़ेंगे तो 20 साल का पुत्र हो जाएगा। तो दोनों की एज पता चल गई, यानी पुत्र रहा 20 साल का, वर्तमान आयु की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रश्न में पूछा गया था। तो पिता 50 साल के और पुत्र जो है वो 20 साल के। इसको और चेक करने के लिए अगली वाली शर्त चेक करिए, कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद 50 से आगे बढ़ेंगे तो 60 साल, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद इसको लाइए तो पुत्र हो जाएगा 30 का, दुगना है, बिल्कुल है, यानी अगली शर्त भी वेरीफाइड आपकी हो रही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 50 साल और 20 साल। पिता की आयु 50 साल वर्तमान में है और पुत्र की आयु वर्तमान में 20 साल है। करते कैसे हैं वो तो मैंने आपको टॉपिक वाइज में सारी चीजें बताई थी, कि आपको पिता की वर्तमान आयु मान लेनी है, मान लेते हैं x, और पुत्र की मानेंगे तो y। प्रश्न में जो शर्त कह रहा है वो हम बनाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, x - 5, 5 साल पहले है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुना थी y के 5 साल पहले के। इसको सॉल्व करेंगे, एक समीकरण बन जाएगा हमारा, यहां से एक समीकरण 10 साल बाद वाले बनाएंगे, तो x + 10 एक समीकरण बनेगा, और किसके बराबर, अपने पुत्र की आयु की 2 गुने की, 2 गुने के बराबर होगा y + 10 के, ऐसे दूसरा समीकरण बनेगा। और दूसरा जो समीकरण बनेगा इसको, और पहला वाला जो समीकरण बनेगा इसको, दोनों को आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए, घटा दीजिए, जोड़ लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा एक्स वाई का मान। तो ये मैंने मेन सबसे पॉइंट समीकरण बता दिया, आंसर भी बता दिया, समझ आप गए होंगे। लास्ट देखते हैं इस प्रश्न, इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2018 में आया था। ये चक्री चतुर्भुज वाला जो टॉपिक कराया था ना, उसमें क्वेश्चन ये कराया था सेम। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है, ए डी सी की वैल्यू आपको 140 दे रखी है, बी ए सी का मान बताना है। देखिए यही क्वेश्चन है, सेम यही है, बी ए सी का मान बताना है, 2018 में आया था। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2018 के पेपर का ही सेम रिपीट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा वो बताने से अच्छा है समझा भी देते हैं। तो 140 बाई वैल्यू दे रखी है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 140 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपको 40 पता चल जाएगी। और ये जब आपको 40 पता चल गई है
अगले में ये समझाया गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। प्रश्न में BAC ये पूछा गया था, जब त्रिभुज की दो भुजाएं पता चल गई, तीसरी निकालने के लिए तीनों को जोड़कर 180 से घटा दीजिए। तो 90 में 40 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा और 180 में घटा देंगे तो वही यहाँ पर देखिए घटाया गया है। 180 90 + 40 130 घटा देंगे 180 में तो 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। सारे प्रश्न हमने करा दिए और सोशल साइंस का जो पेपर है वो आप भेज दीजिएगा ताकि हम उसका भी सॉल्यूशन करा दें। टोटल 18 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, मैं सभी का अवश्य देखूंगा, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा जो लेवल उन्होंने जिस हिसाब से बनाया, मैंने स्टार्टिंग में बताया इस समय थोड़ा सा और देना चाहिए था। बाकी जो साइंस का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं और जो कल पेपर आपका होगा उसके लिए मैराथन क्लास हम हिंदी की कराएंगे और शांति शिक्षा की कराएंगे, क्योंकि इंग्लिश की तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो 2 सब्जेक्ट की हम कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।